Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने देखा था क्लास 10th का लाइट में पार्ट 5 हम लोग देख चुके थे। और पार्ट 5 में हमने आपको बताया था फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, मतलब दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ डिफिनेशंस थे, परिभाषाएं थी, उसी के बारे में बताया गया था। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। एक यहाँ पे मैं नोट लिखा हूँ, उस नोट में थोड़ा आप ध्यान देंगे। इस नोट में आपको बताया गया है कि किस दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, किस प्रकृति की होती है। जैसे पहला नंबर बताया गया है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों धनात्मक होती है, क्यों ऋणात्मक होती है, सारी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या करना, बस इतना जान लेना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और फोकस दूरी में मैंने बताया था कि जो दर्पण का ध्रुव होता है उससे जो दर्पण के फोकस तक की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और दर्पण में मैंने बताया था दर्पण, गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। उसी का मैं नोट बता रहा हूं कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है और जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसके आगे बढ़ूंगा। इसके आगे जो हम टॉपिक देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे ज्यादातर 10th में जो है, जो आपका बोर्ड है, बोर्ड में जो है ज्यादातर न्यूमेरिकल्स बनते हैं इससे, और ये विकल्पी क्वेश्चंस में बनता है। वो विकल्पी प्रश्न इससे जरूर बनता है, हमेशा अक्सर आ जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा और बहुत इजी है। तो वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध क्या है, ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध मैंने आपको बताया था। वक्रता त्रिज्या क्या होता है और फोकस दूरी क्या होता है ना। तो वक्रता त्रिज्या भी बताए थे, फोकस दूरी भी बताए थे। अब इन दोनों में हम क्या देखेंगे, संबंध देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, दोनों में कौन सा रिलेशन होता है। और रिलेशन मतलब क्या, रिलेशन का मतलब एक फार्मूला, क्या देखेंगे, फार्मूला देखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूं, यदि किसी गोलीय दर्पण की, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी f हो तो, है ना, मैंने मान लिया वक्रता त्रिज्या को क्या मान लिया मैंने, दर्पण के वक्रता त्रिज्या को r मैंने मान लिया, है ना, और फोकस दूरी को मैंने क्या मान लिया, f मान लिया। और फार्मूला क्या बनेगा आपका यहाँ पे, f बराबर r/2। मतलब इस फार्मूले का मतलब है कि जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या के आधे के क्या होता है, बराबर होता है। जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। इसका मतलब यही हुआ ना। तो f बराबर r/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले पर जो न्यूमेरिकल बनेगा, जो बोर्ड के पेपर में जो न्यूमेरिकल बनेगा, जो अंकित प्रश्न बनेगा, 1 नंबर में जो बनेगा या 2 नंबर में बनेगा, है ना। विकल्पी प्रश्न तो 1 ही नंबर बनता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये 2 नंबर में भी आ जाता है, लघुत्तरी में भी दे देता है, लघुत्तरी में भी दे सकता है, लेकिन ज्यादातर विकल्पी क्वेश्चन बनता है इससे। और कंफर्म है कि ये क्वेश्चन इस फार्मूले पे जरूर आता है। तो यहाँ पे मैंने तुरंत इसका एक एग्जाम्पल आपको दे दिया। वो एग्जाम्पल है, यदि किसी 10 सेमी त्रिज्या वाले, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी 10 सेमी त्रिज्या वाले कांच के गोले से गोलीय दर्पण बनाया जाता है। क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि किसी 10 सेमी त्रिज्या वाले, मतलब आपको त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या आपको दिया है। त्रिज्या मतलब क्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब क्या, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये आपको दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे जो दिया रहता है पहले लिख लीजिए, दिया है स्मॉल आर बराबर 10। मैं सोल्यूशन भी करता जा रहा हूँ। आर बराबर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूले में क्या लिया है, स्मॉल आर, तो हम स्मॉल आर ही मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल आर बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और आगे क्या पूछ रहा है लास्ट में देखिए, तो उस दर्पण की क्या बताइए, फोकस दूरी, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, यफ। तो यफ पूछा जा रहा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक लगाया गया है, उसका चिन्ह जो लगाया गया इसका मतलब है ये हमको ज्ञात करना है। फार्मूला आप जानते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, यफ बराबर क्या होता है, r/2। यफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है ना, यफ बराबर r/2। अब देखिए यफ बराबर r/2 हो गया। r का मान कितना है बताइए, 10 सेंटीमीटर, और 2 यहाँ पे लिख लेंगे। अब 10 को 2 से काटेंगे तो 2 बचे 10, 5 बार में कटेगा, तो यफ बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर में आर था तो यफ भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही लेंगे। तो यहाँ से देखिए एकदम इजी है,
बस यहाँ पे आर का मान रख दीजिए, एफ का मान पा जाइए। कभी कभी क्या होता है, एफ का मान दिया रहेगा और आर का पूछ देगा, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ एफ का रखेंगे और आर का यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। तो आराम से निकल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग धीरे धीरे समझ चुके हैं ना, और समझ में तो आ ही गया होगा, बहुत ईजी था। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि किस तरह से इमेज बनता है, किसी भी गोली दर्पण से इमेज बनता कैसे है, कौन कौन से तरीके ऐसे होते हैं जिन तरीकों को हम जान जाएं तो कोई भी इमेज वस्तु कहीं भी रखी रहेगी तो आराम से हम क्या कर सके, इमेज को बना सके। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे यहाँ पे आपको टेक्निक बताया जाएगा, कुछ ऐसे टॉपिक बताए जाएंगे आपको। उस टॉपिक को देखेंगे और देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई वस्तु कहाँ रखी रहेगी तो हम इमेज कैसे बनाएंगे और कैसे पता करेंगे कि वो इमेज कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा से ज्यादा तीन टाइप का मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, 3 तरीके बताऊंगा, उसी 3 तरीके से, है ना, 3 तरीका बताऊंगा। उस 3 तरीके का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का इमेज दर्पण के द्वारा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। तो पहला नंबर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम हम पढ़ रहे हैं। पहला हमको यहाँ पे क्या देखना है, पहला नंबर है, ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मैंने दर्पण इसके पहले ही बनाया था फिगर में, उसमें मुख्य अक्ष कहाँ होता है मैंने दिखाया था, है ना। और नहीं देखे थे जो लोग, कोई बात नहीं, लेकिन अब देख लेंगे, फिर मैं फिगर बनाने वाला हूं। तो पहले इसको समझते हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक है ना, ये बात जो बोला जा रहा है, ये शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, है ना, आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से, ध्यान दीजिएगा, दर्पण के फोकस से गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। बस आपको यही समझना है कि अगर समांतर किरणें आ रही हैं, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, और किससे होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, या गुजरती हुई क्या होती है, या जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। क्योंकि ये भी कंडीशन हो सकता है और ये गुजरने का भी कंडीशन हो सकता है, क्योंकि दर्पण 2 टाइप के होते हैं, तो दोनों टाइप में कहीं पे कंफर्म गुजरेगा और कहीं आपको क्या लगेगा, महसूस होगा, प्रतीत होगा, आपको ऐसा लगेगा कि गुजर रही है, लेकिन कहीं पे आपको कंफर्म हो जाएगा कि गुजरी है। तो इसीलिए यहाँ पे दर्पण 2 टाइप के हैं, इसीलिए कहीं कहीं क्या लिखा है, फोकस से गुजरती है, और यह क्या बोला गया है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये प्रतीत होती है किसके लिए यूज हुआ है, उत्तल दर्पण के लिए, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। और गुजरती है किसके लिए बोला गया है, फोकस से गुजरती है किसके लिए, मतलब दर्पण, अवतल दर्पण के फोकस से गुजरती है और उत्तल दर्पण के फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे अवतल और उत्तल को छिपा के बात किया गया है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब फोकस से गुजरती है कहे तो समझ लीजिएगा ये अवतल दर्पण की बात हो रही है, और अथवा करके बोले कि गुजरती हुई प्रतीत होती है तो समझ लीजिएगा कि ये उत्तल दर्पण की बात हो रही है। तो याद रहे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य फोकस से गुजरती हैं या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, यही होता है ना। तो आइए इसको डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से समझेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो पहला नंबर हम लोग देख रहे हैं ना, पहले नंबर का हम डायग्राम यहाँ पे दिखाए हुए हैं, आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एक दर्पण नजर आ रहा होगा अवतल, और यहाँ पे नजर आ रहा होगा उत्तल। अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों से मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से अगर कोई समांतर किरण चल रही है मुख्य अक्ष के समांतर तो वह किस तरह से फोकस से होकर जा रही है, और फोकस से होकर जाने के बाद या तो वह जा रही होगी फोकस से या फिर क्या होगा, प्रतीत होगी। इसको हम क्या करेंगे, डायग्राम से समझाएंगे आपको। यहाँ पे पहले हम एक डायग्राम लिए, देखिए अवतल दर्पण का है, अवतल दर्पण को मैं यहाँ पे बनाया हूँ, और अवतल दर्पण आप अच्छे से समझ गए होंगे अवतल दर्पण क्या होता है। देखिए यहाँ पे बाहर की ओर पेंट पॉलिश किया गया है, बाहर की ओर जब क्या किया जाता है, पेंट पॉलिश कर दिया जाता है तो इसको अवतल दर्पण कहते हैं। तो और या फिर आपको डेफिनेशन मैंने और बताया था, जो मैंने लिखाया था कि जो परावर्तक तल है वो दबे हुए भाग से है। देखिए जो परावर्तन तल है वो क्या है, परावर्तक तल कैसा है, दबे हुए भाग पे है ना। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष के समांतर आप देख रहे होंगे एक ऊपर किरण चल रहा है, एक ऊपर से चला है, और एक इसके नीचे से मैंने लिया है, 2 किरणों को मैंने लिया है।
आप देख रहे होंगे कि ये मुख्य अक्ष के समांतर चलना स्टार्ट किया और परावर्तन के पश्चात इस दर्पण से टकराया और टकराने के बाद देखिए किससे जा रहा है, टकराने के बाद फोकस से गया। और नीचे वाला भी एक किरण मैंने लिया है जो मुख्य अक्ष के समांतर ही है और ये टकराया किससे, फोकस से। देखिए यहाँ पे टकराया है दर्पण से, टकराने के बाद किससे जा रहा है, भी फोकस से। देखिए दोनों के दोनों किससे होकर जा रहे हैं, एफ से होकर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, फोकस से होकर जा रहे हैं। तो वही यहाँ पे चीज बोला गया था कि अगर कोई दर्पण है और उस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चल रही है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। ऐसे ही मैं किसके लिए बात करूंगा, ये देखिए उत्तल दर्पण है, देखिए उत्तल दर्पण है, उभरे हुए भाग से क्या हो रहा है, परावर्तन की क्रिया हो रही है। तो ये उत्तल है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज बोला गया था, एक गुजरने की बात की गई थी और एक प्रतीत होने की बात की गई थी, है ना, गुजरती हुई प्रतीत, और यहाँ पे क्या बोला गया, गुजरती है। तो प्रतीत होने वाला कंडीशन यहाँ पे दिखाया गया, देखिए उत्तल दर्पण में दिखाया गया। यहाँ भी वही चीज हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे समांतर किरणें ऐसे चल रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष है आपका, इस मुख्य अक्ष के समांतर क्या चल रही है, दो समांतर किरणों को मैंने दिखाया, ऐसे बहुत सारी होती हैं लेकिन मैंने समझने के लिए दो ही यूज किया है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पे क्या होता है, बोला गया ना प्रतीत होता है, तो देखिए कैसे प्रतीत हो रहा है। आप जानते हैं कि टकराने के बाद ऐसे इसका परिवर्तन हो जाएगा, टकराने के बाद ऐसे इसका परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ये चीज आपको नजर नहीं आता, ये नहीं समझ में आता है आपको। ये वाला जो है टकरा के वापस जाने का क्रिया ये समझ में नहीं आता है, बल्कि आपको क्या प्रतीत होता है कि ये फोकस से, देखिए यहाँ पे ये जाके फोकस पे मिल रहा है, देखिए किससे मिल रहा है, फोकस पे जाके मिलता हुआ आपको प्रतीत होता है। ये बिंदुदार लाइन जो दिखाई गई है आप देख पा रहे होंगे, समांतर किरणें जो चली थी, चलने के बाद वो फोकस पे आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस पे क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। वही चीज यहाँ पे बोला गया था, तो बात समझ में आ गया होगा। और ये जो है ये जाना तो ऐसे चाहिए लेकिन आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको ऐसा लगेगा, जब ये ऐसे जाएगा तो आपको ऐसा महसूस होता है कि ये फोकस से ही होके आया है। किससे आया है, फोकस से होके आया है, मतलब ये किरण किधर गई है, पहले फोकस पे जाके मिली है, आपको ऐसा महसूस होता है ना। तो वही यहाँ पे बोला गया था। अब दूसरा नंबर हम देखेंगे, मैंने बताया था कि मैं 3 तरीका बताऊंगा और उस 3 तरीके से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से किसी दर्पण के द्वारा इमेज बनता है। तो ये 3 तरीका जानने के बाद आप इसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे इमेज बनाया जाता है। तो पहला समझ में आ गया कि समांतर किरण कोई जा रही है मुख्य अक्ष के, तो वह जब उसका परावर्तन होगा तो वह हमेशा किस पे जाके मिलेगी, मुख्य फोकस पे जाके मिलेगी, है ना। अब दूसरा नंबर है दर्पण के फोकस से होकर आने वाली, दर्पण के फोकस से होकर, इसी का उल्टा है, अभी ये समांतर चल रही थी और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, फोकस से स्टार्ट करती है चलना। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, एकदम ठीक पहले वाले का उल्टा। दूसरा वाला जो है पहले वाले का उल्टा है, समांतर आती थी तो फोकस से होकर जाती थी और जब फोकस से जाती है तो समांतर हो जाती है ना। तो वही यहाँ बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे फिगर से समझते हैं इसको, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक प्रकाश किरण को दिखाया गया है, ऐसे फोकस से होके गया है और ये टकराया है, टकराने के बाद देखिए मुख्य अक्ष के क्या हो गया, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष के क्या हो गया, देखिए ऐसे जाके टकराया है और समांतर हो गया। यहाँ भी देखिए मुख्य फोकस से होकर किरण गया है और टकराने के बाद क्या हो गया है, समांतर हो गया। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई किरण है और वो किससे होके जा रही है, मुख्य फोकस से, किससे होके, फोकस से होके जा रही है, तो वह क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और ऐसे ही सेम टू सेम हम देख लेते हैं उत्तल वाले में, थोड़ा सा क्या होगा, प्रतीत होने वाला कंडीशन दिखाया जाता है ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लेंगे। देखिए क्या हो रहा है, मुख्य फोकस से किरण ऐसे जा रही है, बिंदुदार दिखाया गया है ना। जाना तो इसको सीधा चाहिए लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, आपको कैसा महसूस होगा, मुख्य अक्ष क्या हो गई, ये मुख्य अक्ष है ना, इस मुख्य अक्ष क्या हो गई, देखिए समांतर आपको नजर आएगी, इधर से ये गया लेकिन मुख्य अक्ष क्या हो गया, समांतर हो गया। तो फोकस से जब जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यही आपको क्या बोला गया, दूसरा नंबर। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे तीसरा नंबर, क्या देखेंगे, तीसरा नंबर हम ध्यान देंगे। जो तीसरा नंबर है आपका वह कुछ इस तरह का होगा। तीसरा नंबर जो है यही आपका इसमें लास्ट है, यही 3 तरीका है और इस 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इमेज बना सकते हैं। यही तीनों तरीका अपनाएंगे इमेज बनाने में। तो तीसरा नंबर आपका आता है, तीसरा नंबर, यदि, या फिर क्या लिखेंगे, दर्पण के वक्रता
दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट आती हैं। बात समझ में आ रहा है? दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट आती हैं। इसका अगर हम फिगर देखें तो फिगर सारी चीज क्लियर हो जाएगी। फिगर वही हम बनाएंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपको दर्पण यहाँ पे लिया गया है और ये दर्पण मैंने लिया एक अवतल दर्पण है और यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे F होता है, यहाँ पे C होता है ना। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि अगर कोई प्रकाश किरण है और वह किससे होके आ रही है, प्रकाश किरण कोई है और वह प्रकाशी केंद्र से आ रही है। देखिए प्रकाशी केंद्र से ऐसे आ रही थी, ऐसे प्रकाशी केंद्र से होके आई और यह परावर्तन हुआ, इसका टकराई, तो टकराने के बाद उसी मार्ग में लौट जाती है। मतलब जैसे आई उसी रास्ते पे लौट गई। तो ये आपका हो गया, समझ में आ गया बात। प्रकाशी केंद्र, अगर यहाँ पे क्या बोला गया है कि वक्रता केंद्र, क्या बोला गया है, सॉरी यहाँ पे प्रकाशी केंद्र मैंने बोल दिया एक हाथ गलती से, वक्रता केंद्र। अगर वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण आ रहा है तो टकराने के पश्चात वो उसी मार्ग पर क्या हो जाएगा, लौट जाता है। और ये अवतल दर्पण के लिए था। उत्तल दर्पण के लिए फिगर कैसे समझेंगे? उत्तल दर्पण का फिगर ऐसे हो जाएगा। उत्तल दर्पण में क्या होगा, मान लीजिए आपका ये उत्तल दर्पण है, कुछ इस तरह सा होता है। यहाँ पे आप जानते हैं क्या होता है, F होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका C होता है। तो आप इधर की तरफ है ना, तो ऐसे बिंदुदार दिखाएंगे, इधर उत्तल है ना ये, और आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं C से यहाँ पे बिंदुदार एक लाइन दिखाया गया, मतलब एक किरण है जो C से होके जा रहा है और C से होके जाते हुए आपको नजर आया होगा इधर से गया है और फिर इधर से देखिए आता हुआ नजर आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई प्रकाश किरण है और वह वक्रता केंद्र से होके जा रहा है, कोई प्रकाश किरण है और वह वक्रता केंद्र से होके जा रहा है, तो उस कंडीशन में जिस मार्ग से हो जाएगा उसी मार्ग से वापस लौट जाता है प्रवर्तन के पश्चात। यही आपको यहाँ पे कंफर्म किया गया। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको हमने बताया। पहला मैंने क्या बताया, एक बार इसको और समझ लेते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि अगर प्रकाश किरणें हैं और वो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। पहला आपका ये हो गया। दूसरा मैंने बताया कि अगर प्रकाश किरणें हैं और वो मुख्य फोकस से जा रही हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई प्रकाश किरण है और वह दर्पण के वक्रता केंद्र से होके जा रहा है तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर वो लौट आता है, जिस मार्ग से चला होता है उसी मार्ग पे लौट आता है। ये तीसरा नंबर मैंने आपको बताया। और इसी तीनों के सहायता से हम वस्तु को कहीं भी दर्पण के सामने रखेंगे और रख के उसका इमेज क्या करने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इमेज को कैसे बनाया जाता है। हम वहां सीखेंगे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, छाया कैसे बनाया जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आप लोग इसको समझिए और साथ में नोट बनाते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरी तरह से नोट बनाइए, एकदम पूरी तरह से लिखवाया गया, सारा चीज क्लियर है एकदम। स्कूल में जैसे आपको बोर्ड पे बताया जाता है टोटल वैसा ही सारा चीजें मिलेगा, आपको लिखा हुआ मिल रहा है और सेम ऐसे ही आपको सारी चीजें मिलती हैं। तो आप क्लियर इसको लिखते जाइए, एकदम कॉपी बना लीजिए बढ़िया और उस कॉपी पूरा लिखते जाइए, समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को आप लोग देखिए और लोगों में शेयर करिए, जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करिए जिससे सबको फायदा मिले इसका। धन्यवाद।